Bismillahirrahmanirrahim. This is our second session with Dr. Shazia, who very nicely agreed to give us her time, and I really appreciate her for that. So this session is about different types of prevention and uska role kya hai hamari society ya community ke liye. Thank you so much, Dr. Shazia, for your time again. And let's talk about कि prevention होती क्या है और उसकी different types क्या हैं और कैसे हम उसको अपनी community में apply कर सकते हैं. Thank you so much, Dr. Ihtisham. अच्छा, शुरू से हम एक जो बड़ा एक कॉमन सा जुमला जो है वो सुनते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है. सो अगर मैं इस प्रिवेंशन को बहुत ही सिंपल वर्ड देना चाहूँ तो ये है बचाओ या एहतियात, जो कि हमें बीमारी से बचाने के लिए है या अगर बीमारी हो गई है तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए है. तो इसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं. अभी जिस तरह लास्ट सेशन में आपसे डिस्कशन हुई थी कि एक फैमिली फिजिशियन या जनरल फिजिशियन जो है, वैसे तो तमाम जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको डॉक्टर्स के साथ साथ टीचर भी कहा जाता है क्योंकि वो पेशेंट को जो है वो एजुकेट कर रहे होते हैं, लेकिन फैमिली फिजिशियन के लिए इसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन है. ठीक, तो इसकी मैं एक छोटी सी जो एक कोट आपको शेयर करना चाहूंगी जो मेरे एक जो है वो टीचर या मेंटोर कहते थे. वो कहते थे कि जो जिंदगी मौत है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है. आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है भरपूर तरीके से तो वो भी आपके हाथ में है, और अगर आपने एक रो धो के बेड पे जिंदगी गुजारनी है तो वो भी बहुत हद तक आपके हाथ में. अच्छा, अब जो प्रिवेंशन है उसके 3 बेसिक लेवल हैं. एक जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स को या ऐसी चीज अवामिल को आइडेंटिफाई करना जो कि किसी भी बीमारी का बाइस बन सकते हैं. इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा लाइफस्टाइल, यानी अपने लाइफस्टाइल में वो बेहतरी लेकर आना जो किसी भी बीमारी के बनने का मौजब बन सकती है. जैसे अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, या हम स्मोक करते हैं, तो ये सब वो चीजें हैं जो आगे चल के हमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका शिकार कर सकती हैं. और अगर आज से हम इनको बेहतर या रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो बीमारी से बचा जा सकता है. दूसरा जो प्रिवेंशन का लेवल है उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं. सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाती हैं जो भी आपके स्क्रीनिंग टेस्ट या आपके जो भी अर्ली डायग्नोसिस होते हैं, जो टेस्ट करवाए जाते हैं किसी डिजीज को अर्ली यानी इब्तदाई स्टेज पे पकड़ने के लिए ताकि उसका बेहतर तरीके से इलाज करवाया जा सके, उसको नॉर्मली हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं. जैसे अगर आपको कोई अलामात आ रही हैं या आपको शक है कि अब मेरी उम्र ये हो चुकी है और मुझे अपने कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए, आप शुगर का टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा. और फिर उसको बीमारी को आइडेंटिफाई करना और फिर इसको ट्रीट करना. जो तीसरा लेवल है उसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं कि अगर बीमारी हो गई है, कोई भी डिजीज आपके अंदर डेवलप हो गई है, उस डिजीज का इम्पैक्ट कम करना और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे अपने आप को बचाना, या कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उनको बेहतर तरीके से मैनेज करना टर्शरी प्रिवेंशन करवाता है. सो नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन में फैमिली फिजिशियंस का बहुत ज़्यादा रोल है, और जो टर्शरी प्रिवेंशन है उसमें आपका जो भी सब स्पेशलिटी है उसका रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उसमें मैं डॉक्टर इhtisham आपसे भी चाहूँगी कि टर्शरी प्रिवेंशन के हवाले से आप उस पर ज़रूर जो है वो रोशनी डालें. Sure. No, thank you so much, Shazia. So आपने बहुत अच्छे से elaborate किया तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में. एंड आपने बिल्कुल सही बोला कि प्राइमरी प्रिवेंशन में एक्सरसाइज करना, अपनी खुराक का ख्याल रखना, सिगरेट ना पीना या कोई और ऐसी नशावर चीज का इस्तेमाल जो कि प्रोग्रेसिवली आपको एक बीमारी की तरफ ले जाता है. और सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी जैसे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स हम किसी भी सोसाइटी में देखते हैं, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है. सो शुगर का मसला बहुत कॉमन है. अगर हम उसको टाइमली देख लें, कंट्रोल कर लें, पता चल जाए तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि गुर्दों का फेल होना है, दिल का दौरा है, फालिज है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है. तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ये समझे कि इस लेवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल तक ही बीमारी को देख लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत महंगा हो जाता है. जब दिल का दौरा पड़ गया और आपको स्टेंटिंग करवानी होगी, आपको रेगुलर दवाई इस्तेमाल करनी होगी, तो ये सारे खर्चे बढ़ जाएंगे. इसी तरह अगर आपको शुगर हो गई
और शुगर की वजह से गुर्दे फेल हो गए, फिर आपको डायलिसिस करवाने होंगे या रीनल ट्रांसप्लांट करवाना होगा या आपको दवाइयाँ खानी होंगी, जिससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लेवल तक ही कंट्रोल कर लें, और इस लेवल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली फिजिशियंस का रोल एक की या कोर रोल है, क्योंकि उनके साथ रेगुलर फॉलो-अप्स या रेगुलर चेकअप्स जो हैं, खास तौर पे 30 की एज के बाद खवातीन का, खास तौर पे अगर किसी किस्म की कैंसर स्क्रीनिंग करनी है, 40 इयर्स की एज के बाद डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल के लिए चेकअप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। क्योंकि कॉमनली लोग ये समझते हैं कि जब तक बीमारी हो ना जाए, हमें जाके डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम अगर हम यूके के हेल्थ सिस्टम को फ़ॉलो करें, तो वहाँ पे उन्होंने सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको बचपन में चेक करवाना होता है, ईयरली चेकअप्स लाज़मी हैं या एटलीस्ट 2 to 3 ईयरली चेकअप्स लाज़मी हैं कि आपकी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हैं, आपके हेल्थ चेक्स हो रहे हैं। खास तौर पे 20 से 40 या 20 से 30 में थोड़ा-सा वो स्पेस आउट कर देते हैं। लेकिन यंग एज में चूंकि वैक्सीनेशंस, इन्फेक्शंस कॉमन हैं, तो उस टाइम में वैक्सीनेशन के लिए रेगुलर फॉलोअप्स रिक्वायर्ड हैं। 40 इयर्स की एज के बाद आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन के लिए रेगुलर चेकअप्स रिक्वायर्ड हैं। और खुदा ना खास्ता जब किसी मरीज को कोई मसला हो जाए, जैसे फालिज हो गया है, तो उसके बाद फिर हमारी टर्शियरी प्रिवेंशन का रोल आ जाता है, जिसमें नेचुरली सब स्पेशलिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इस स्टेज पे अब नुकसान हो चुका है, आप उस नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट। और मैं ये समझता हूँ खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में खास तौर पे और डेवलप कंट्रीज में भी, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियंस जो हैं उनको आप बार-बार दिखाते रहें और अनड्यू दिखाते रहें। जब आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप दिखाते रहें, तो उस सिलसिले में भी थोड़ा-सा एहतियात बरतनी चाहिए, पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी, फिजियोथेरेपिस्ट को भी। तो एक एथिकल प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट होना चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से मरीज़ की सेहत को ना सिर्फ इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है और उनकी हेल्थ केयर को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि मेन पर्पस क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है, जैसे आपने कहा। जी शाज़िया। डॉक्टर एहतेशाम, एक एक 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। वैसे तो हर डिज़ीज़ की जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो एक स्पेसिफिकली डिफाइंड है और उसमें डॉक्टर्स आपका रोल अदा करता है। जैसे अगर हम इन्फेक्शन की प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें, तो जैसे आपने कहा हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं, चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस भी, अडल्ट वैक्सीनेशंस भी। इसी तरह जब हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं, जो आपने अभी बहुत अच्छे से जो है वो एलेबोरेट भी किए। अब इसमें 2-3 फिगर्स मैं कोट करना चाहूँगी। देखिए, हम इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मोर्टेलिटी का कॉज़ है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ है। हार्ट डिजीज़ेज़ से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इस दुनिया में जो है वो एक्सपायर होते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान में हर 4 में से 1 बंदे को या शुगर का मसला है या उसको हार्ट का प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारी जो 18% एडल्ट पॉपुलेशन है वो ब्लड प्रेशर का जो है वो शिकार है, ठीक है? और डॉक्टर एहतेशाम, आप भी और बाकी कंसल्टेंट्स भी मुझसे एग्री करेंगे कि अगर आप अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को देखते होंगे तो आपको अंदाज़ा होता होगा, जैसे मैं ये कहती हूँ कि 90% जो ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इनमें ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये मॉडिफाइबल होते हैं और ये ठीक किए जा सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे कार्डियोवैस्कुलर या जो आपका स्ट्रोक रिस्क है वो एज के साथ बढ़ता ही बढ़ता है। आपका एथनिक ओरिजिन क्या है, आपका जेंडर क्या है, इस पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो कि ज़ाहिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मोर देन 60-70% जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाइबल हैं। जैसे आपने बात की अपने वेट को जानना कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बीएमआई को एक अपनी स्पेसिफिक जो हम एक नॉर्मल उसकी वैल्यूज़ लेते हैं, उस पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप अर्ली स्टेज में अपना जो भी करंट वेट है उससे 5% वेट जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं, तो आपका डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज रिस्क है वो 50% जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से जो अल्कोहल है या स्मोकिंग है, अल्कोहल तो फिर भी पाकिस्तान में थोड़ा सा
शायद अभी कुछ रिलीजियस बिलीव्स की वजह से कम है, लेकिन स्मोक या अब जो ई सिगरेट्स आ गई है उनका यूज जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। तो स्मोकिंग आपका जो कार्डियोवेस्कुलर रिस्क है, स्ट्रोक का भी, आपके हार्ट अटैक का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। सो ये वो चीजें हैं कि अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी है, लेकिन हम खुद अपने हाथ से इन चीजों को थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। अगर इसको रियलाइज कर लिया जाए और टाइमली इसको उसको थोड़ा सा जो है वो देख लिया जाए, तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। हम नॉर्मली जब हम एक सोशल लाइफ की बात कर रहे होते हैं डॉक्टर एहतेशाम, तो हम ये कहते हैं कि जी हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे हम कहते हैं कि जी हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं ताकि हमें बुढ़ापे में काम आए, या हम कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रहे हैं, या पेंशन स्कीम्स ले रहे हैं। सो मैं पेशेंट से ये भी कहती हूँ कि आपकी यंग एज में या मिडिल एज में आपके बुढ़ापे के लिए ये भी इन्वेस्टमेंट है कि इसमें आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, इसमें आप अपना वेट मैनेज कर लें, इसमें आप स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ दें, इसमें अगर आपको डायबिटीज है तो उसको मैनेज करें, ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई खाएं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जो कम्युनिटी है उसमें बहुत सी मिथ्स पाई जाती हैं। जैसे आप भी मुझसे एग्री करेंगे, शुगर अगर हो गई है तो डॉक्टर को चेक नहीं करवाना, अगर कोई डॉक्टर दवाई लिख देता है तो बगैर चेक करवाए सालों उस दवाई को खा लिया जाता है, बगैर ये देखे कि जो है आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा रह रहा है। ब्लड प्रेशर की दवाई अमूमन उस वक्त खाई जाती है जब उनको लगता है कि मुझे कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, हालांकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है और इसकी कोई अलामात नहीं होती हैं, सो वो रेगुलर मेडिकेशन उस तरह से नहीं ली जाती। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर एहतेशाम, जो आपकी स्पेशलिटी के हवाले से है, जो स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, TIA है, ये स्ट्रोक है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि उसको नेक्स्ट 5 इयर्स में रीस्ट्रोक या नेक्स्ट एपिसोड रिकरेंस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो स्ट्रोक में जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स फॉलोअप में आते हैं जिनको स्ट्रोक या TIA रहा होता है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी लिपिड लोअरिंग ड्रग, वो कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा नहीं लेते, वो कोई एंटी प्लेटलेट नहीं ले रहे होते, उनको अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो एंटीकोगुलेंट नहीं ले रहे होते, ब्लड प्रेशर है भी तो कोई दवाई नहीं ले रहे होते। तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको एक दफा स्ट्रोक भी हो गया है तो रिकरेंस से बचने के लिए आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन के तौर पे मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। वरना जैसे आपने कहा कि फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको फिर ठीक नहीं किया जा सकता और उस पर फाइनेंशियल बर्डन भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Thank you so much, Shazia. Again, very nicely explained. मैं चाहूँगा कि जो हमारे viewers हैं, जो लोग ये सुने वीडियो, वो प्लीज इन चीज़ों को समझिए क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। Thank you so much, Shazia, for your detailed discussion about different types of prevention. मुझे उम्मीद है कि इससे कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। And I would like to thank you again. Inshallah, we would like to have more sessions with you in future. Jazakallah khair for your time. Inshallah. Thank you, Thank Dr. you. Ehtisham. Thank you for giving this platform. Thank you.